दोस्तों, आज की कहानी है पिता के पक्के दोस्त ने बेटी के साथ जबरदस्ती बनाया शारीरिक संबंध। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। वसुधा की नजरें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी थी। इसी दरवाजे से अभी अभी रावी अपने पति के साथ निकली थी। पीली साड़ी, सादगी से बनाया जूड़ा, माथे पर विदिया, मांग में सिंदूर, हाथों में भरी भरी चूड़ियां, कुल मिलाकर संपूर्ण भारतीय नारी की छवि को साकार करती राबी बहुत खूबसूरत लग रही थी। गोद में लिए नन्हे बच्चे ने एक स्त्री को मां के रूप में परिवर्तित कर कितना गरिमामय बना दिया था। वसुधा ने अपना सिर कुर्सी पर टिका आराम की मुद्रा में आंखें बंद कर ली। उनकी आंखों में 3-4 साल पहले के हुए दिन चलचित्र की भांति घूम गए, जब रावी के मम्मी पापा उसे काउंसलिंग के लिए वसुधा के पास लाए थे। वसुधा सरकारी हॉस्पिटल में मनोवैज्ञानिक है, साथ ही सोशल काउंसलर भी। हॉस्पिटल के व्यस्त लम्हों में से कुछ पल निकालकर वह सोशल काउंसलिंग करती है। अवसाद से घिरे और जिंदगी से हारे, हताश निराश लोगों को अंधेरे से बाहर निकालकर उन्हें फिर से जिंदगी के रंगों में परिवर्तित करवाना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। राबी को 3-4 साल पहले वसुधा के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। छत के पंखे से लटककर आत्महत्या की कोशिश की थी उसने, मगर वक्त रहते उसकी मां ने देख लिया और उसे तुरंत हॉस्पिटल लाया गया। समय पर चिकित्सा सुविधा मिलने से राबी को बचा लिया गया था, मगर वसुधा पहली ही नज़र में भाप गई थी कि उसके शरीर से भी ज़्यादा उनका मन आहत और जख्मी है। वसुधा ने हकीकत जानने के लिए रावी की मां शांति से बात की। पहले तो वे नानुकर करती टालती रही, मगर जब वसुधा ने उन्हें पूरी बात को गोपनीय रखने और उनकी मदद करने का भरोसा दिलाया, तब जाकर उन्होंने अपने आधे अधूरे शब्दों और इशारों से जो बताया, उसे सुनकर वसुधा का मासूम राबी पर इसने हुमड़ आया। शांति ने उन्हें बताया, राबी दुराचार का शिकार हुई है और वह भी अपने पिता के खास दोस्त के द्वारा। पिता का जिगरी दोस्त होने के नाते उनके घर में उनका बिना रोका टोका आना जाना था। कोई शक करे भी तो कैसे, उसकी सबसे छोटी बेटी राबी की सहेली भी थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। एक दिन राबी अपनी सहेली से एक प्रोजेक्ट फाइल लेने के घर गई। सहेली अपनी माँ के साथ बाजार गई हुई थी, अतः उसके पापा ने कहा कि तेरी सहेली का बैग अंदर रखा है, अंदर जाकर ले ले जो भी लेना है। उसके बाद जब राबी वापस घर आई तो चुपचाप कमरे में जाकर सो गई। सुबह उसे तेज बुखार चढ़ गया। हमने इसे काफ़ी हल्के में लिया। कई दिन तक जब राबी कॉलेज में नहीं गई तो हमने सोचा शायद पीरियड नहीं लग रहे होंगे। फिर एक दिन जब उनके दोस्त घर आए तो हमेशा की तरह उन्हें पानी का गिलास देने को भागने वाली राबी कमरे में जाकर छिप गई। तब मेरा माथा ठनका। मैंने राबी का सिर सहलाते हुए उसे विश्वास में लिया तो उसने सुबुकते सुबुकते इस घिनौनी घटना का जिक्र किया, जिसे सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मैंने तुरंत उसके पिता से पुलिस में शिकायत करने को कहा, मगर उन्होंने मुझे शांति से काम लेने को कहा समझाया कि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराकर केस करना तो बहुत आसान है, मगर उसकी पेशियां भुगतान बहुत कष्टदायी होता है। अपराधी को सजा दिलवाना तो नाकों चने चबाना जैसा होता है। सबसे पहले तो अपराध को साबित करना ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे केस में कोई गवाह नहीं होता। फिर हर पेशी पर जब राबी को वकीलों के नंगे करते सवालों के जवाब देने पड़ेंगे तो हमारी फूल सी बेटी को फिर से उस हादसे को जीना पड़ेगा। अभी तो यह बात सिर्फ हमारे बीच में ही है, जब समाज में चली जाएगी तो बेटी का जीना मुश्किल हो जाएगा। पूरी जिंदगी पड़ी है, उसके सामने कौन ब्याहेगा उसे। कुछ देर रुक शांति ने एक उदास सी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया। बेटी का हाल देखकर मन तो करता है कि उस दरिंदे को भरे बाजार गोली मार दूं, मगर पति की बात में भी सच्चाई थी।
बेटी का वर्तमान तो खराब हो चुका था, कम से कम उसका भविष्य तो खराब ना हो। यही सोचकर हमने कलेजे पर पत्थर रख लिया। राबी को समझा बुझाकर फिर से कॉलेज जाने को राजी किया। भाई उसे लेने और छोड़ने जाता, मैं भी सारा दिन उसके आसपास ही रहती, उसे आगा पीछा समझाती, मगर उसकी उदासी दूर ना कर सकी। इसी बीच एक दिन मैं थोड़ी देर के लिए पड़ोसन के घर किसी काम से गई तो इसने यह कदम उठा लिया। वसुधा बड़े ध्यान से सारा घटनाक्रम सुन रही थी। जैसे ही शांति ने अपनी बात खत्म की, वसुधा जैसे नींद से जागी। यूं लग रहा था मानो वे सुन नहीं रही थी, बल्कि इस सारे घटनाक्रम को जी रही थी। उन्होंने शांति से राबी को अपने घर लाने के लिए कहा। पहली बार वसुधा के सामने राबी ने अपनी जबान नहीं खोली, चुपचाप आंखें नीचे किए रही। दूसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस फर्क इतना था कि इस बार राबी ने नजरें उठाकर वसुधा की तरफ देखा था। इसी तरह 2 और सेटिंग्स हुई। वसुधा उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करती, मगर राबी चुपचाप खाली दीवारों को ताकती रहती। एक दिन राबी ने बहुत ही ठहरे हुए शब्दों में वसुधा से कहा, बहुत आसान होता है सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने और जीने की सलाह देना, मगर जो मेरे साथ घटित हुआ वह मिट्टी पर लिखा वाक्य नहीं, जिसे पानी की लहरों से मिटा दिया जाए। आप समझ ही नहीं सकती उस दर्द को जो मैंने भोगा है। जब दर्द देने वाला कोई अपना ही हो तो तन से भी ज़्यादा मन लहूलुहान होता है। और फिर वह फपक पड़ी। वसुधा उसे सीने से लगाकर मन ही मन बुदबुदाई कि यह दर्द मुझसे बेहतर और कौन समझा सकता है। मेरी बच्ची राबी ने आश्चर्य से वसुधा की ओर देखा। उनकी झलकी आंखें देखकर वह अपना रोना भूल गई। वसुधा उसकी बांह थामकर उसे 20 वर्ष पहले की यादों की गलियों में ले गई। स्कूल के अंतिम वर्ष में फेयरवेल पार्टी में लौटते वक्त रात अधिक हो गई थी। मैं और मेरी सहेली रूपा दोनों परेशान सी ऑटो की राह देख रही थी। तभी एक कार हमारे पास आकर रुकी। हम दोनों कुछ समझ पाती उससे पहले ही 2 गुंडों ने मुझे कार में खींच लिया। रूपा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गई। उसने किसी तरह मेरे घर वालों को खबर दी, मगर जब तक वे मुझ तक पहुंच पाते, गुंडे मेरी इज्जत को तार तार कर मुझे बेहोशी की हालत में सड़क के किनारे फेंक कर जा चुके थे। मुझे अधमरी हालत में घर लाया गया। माँ पापा रोते धोते खुद को कोसते रह गए। मुझे अपने आप में घिन होने लगी। मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। घंटों बाथरूम में अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर नहाती, मगर फिर भी उस लिजलिजे स्पर्श से अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाती। मुझे लगता मानो सैकड़ों कैक रोज मेरे शरीर पर रेंग रहे हों। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि उस हादसे का अंश मेरे भीतर अकरले रहा है। तब मैंने भी तुम्हारी ही तरह अपनी जान देने की कोशिश की, मगर जान देना इतना आसान नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरी माँ मेरे साथ थी। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं क्यों उस अपराध की सज़ा अपने आप को देने पर तुली हूँ जो मैंने किया ही नहीं। शर्म मुझे नहीं, उन दरिंदों को आनी चाहिए, धिक्कार उन्हें होना चाहिए। और इस दिन माँ मुझे अपनी जान पहचान के डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने मुझे इस पाप की निशानी से छुटकारा दिलाया। वह मेरा नया जन्म था और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि आज से मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने जैसे के लिए जीऊँगी। मुझे खुशी होगी अगर मैं तुम्हें वापस जीना सिखा सकूं। तो वसुधा ने सब कुछ एक ही सांस में कह डाला, मानो वे भी आज एक बोझ से मुक्त हुई हो। आपको समाज में डर नहीं लगा? राबी ने आश्चर्य से पूछा, कैसा डर? किस समाज में? अब मैं हर डर से आज़ाद हो चुकी थी। वैसे भी मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या था। अब तो मुझे सब कुछ वापस पाना था। फिर क्या हुआ? मेरा मतलब आप यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँची? राबी को अभी भी वसुधा के बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उस हादसे को भुलाने के लिए मैंने वह शहर छोड़ दिया। आगे की पढ़ाई मैंने हॉस्टल में रहकर पूरी की। अब बस मेरा एकमात्र लक्ष्य था मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल करना।
ताकि मैं इंसान के मन के भीतर की उस तह तक पहुंच सकूं जहां वह अपने सारे अवसाद, राज और विकार छिपा कर रखता है। मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर अपनी लड़ाई लड़ी और उस पर विजय पाई। थोड़ी देर रुककर वसुधा ने राबी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहना जारी रखा, बेटा, हमें यह जीवन कुदरत ने जीने के लिए दिया है। किसी और के कुकर्मों की सजा हम अपने आप को क्यों दें? तुम्हें भी बहादुरी से अपनी लड़ाई लड़नी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और हाँ, अपने बच्चे के नामकरण पर मुझे जरूर बुलाना। वसुधा ने राबी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। आपने शादी क्यों नहीं की? राबी ने यह जलता प्रश्न उछाला तो इस बार उसकी पलटें वसुधा के आंचल तक पहुंची। एक लंबी सांस लेकर वह बोली, हाँ, यहाँ मैं चूक गई। मेरे साथ पढ़ने वाले डॉक्टर नमन ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा था। मैं भी उन्हें पसंद करती थी, मगर मेरी साफ गोई शायद उन्हें पसंद नहीं आई। मैंने शादी से पहले इन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे उनका पुरुषोचित अहंग स्वीकार नहीं कर पाया। हालांकि उन्होंने शादी करने से मना नहीं किया था, मगर मैं ही पीछे हट गई। अब मुझे उनके प्यार में दया की बू आने लगी थी और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद मैं किसी की दया की पात्र नहीं बनना चाहती थी। मैं जानती थी कि आज नहीं तो कल यह प्यार सहानुभूति में बदल जाएगा और मैं वह स्थिति अपने सामने नहीं आने देना चाहती थी।